अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च 2024 के उस फैसले को मुस्तरद कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को गैर आइनी और सेकुलरिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी करार दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने अंजुम खादरी और दीगर की तरफ से दायर दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून उत्तर प्रदेश में तालीम के मियार को मुनज़्ज़म करता है। बेंच ने कहा कि तालीमी इदारों का नज़्म व नस्क चलाने का अक़लियतों का हक़ मुतलक नहीं है और रियासत इस तरह की तालीम के मियार को रेगुलेट कर सकती है। बेंच ने कानून की दुरुस्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि रियासत के लिए ज़रूरी है कि वो मदारिस को रेगुलेट करे ताकि वहाँ तालीम के मियार को बेहतर बनाया जा सके। अदालत ने कहा कि यह कानून रियासत को मियारात तय करने के लिए ज़ाब्ते बनाने का इख्तियार देता है। तहम बेंच ने कहा कि एक्ट जिस हद तक ये फाजिल और कामिल की डिग्रियों के हवाले से आला तालीम को मुनज़्ज़म करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट से मुतसादिम है और किसी हद तक गैर आइनी है। काबिल जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला महफूज रख लिया था। अदालत ने तब कहा था कि मुल्क में मजहबी तालीम कभी भी लानत नहीं रही, क्योंकि ये न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों वगैरह को भी दस्तयाब है और मुल्क को सकाफ़तों, तहजीबों और मज़ाहिब का मुरक्कब होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निजी मिल्कियत के हुकूक के हवाले से एक अहम फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस फैसले में कहा कि तमाम निजी मिल्कियतें कम्युनिटी के वसाइल नहीं हैं और कुछ निजी मिल्कियतें वाकई कम्युनिटी के वसाइल हो सकती हैं। यह फैसला 9 जजों की आईनी बेंच ने दिया, जिसने 1978 के बाद से कई अहम फैसलों को तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की क़यादत में 9 जजों की बेंच ने इस साल 1 मई को इस मामले की समाअत के बाद फैसला महफूज रखा था। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आइन के आर्टिकल 31C की मौजूदा हैसियत को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस फैसले ने वाजे कर दिया कि हुकूमत तमाम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का हुसूल नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1978 के बाद जो फैसले समाजी इंसाफ की बुनियाद पर सामने आए थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि समाजी फलाह के नाम पर हुकूमत तमाम निजी मिल्कियतों पर कब्जा नहीं कर सकती। निजी मिल्कियतें कम्युनिटी के वसाइल नहीं हैं और इस हवाले से पिछले फैसले दुरुस्त नहीं थे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक मुनक्किद करने का आज ऐलान किया। इस दौरान 26 नवंबर को ऐवान सदर के मरकजी हॉल में यौम दस्तूर की तकरीब का अहतमाम किया जाएगा। मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ये इतला देते हुए बताया कि हुकूमत हिंद की सिफारिश पर सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का सरमाई इजलास 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक तलब करने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट के एजेंडे की ज़रूरत के मुताबिक सरमाई इजलास की मुद्दत में तरमीम भी की जा सकती है। रिजिजू ने कहा कि 26 नवंबर को यौम दस्तूर के मौके पर आइन साज असम्बली के सेंट्रल हॉल में आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जात पात की मरदमशुमारी पर कहा कि सिर्फ वही लोग जात पात की मरदमशुमारी की मुखालिफत कर रहे हैं जो हक़ाइक़ को छुपाना चाहते हैं। आज हैदराबाद में जात पात की मरदमशुमारी सर्वे पर मुनक़िदा इजलास में राहुल गांधी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में जात पात पर मबनी तफरीक हकीकत है और दुनिया भर के माहिरीन का कहना है कि भारत में दीगर ममालिक की निस्बत जात पात पर मबनी तफरीक ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो मरकज़ में इख्तिदार में आएंगे मुल्क भर में जात पात की मरदमशुमारी कराएंगे। అంటే ఆ డాక్టర్ కి మెడిసిన్ యొక్క బేసిక్స్ అని చెప్పి స్పష్టమవుతుంది. And that is all I'm saying. I'm saying we all agree that there is a concept called caste in India. We all agree that there is a concept called caste discrimination in India. Let us simply measure it and tell everybody in this country the extent of this discrimination. That's all. ఈ కుల వ్యవస్థ ఉందని, ఈ కుల వివక్ష ఉందని భారతదేశంలో ముందు మనం ఒప్పుకుందాం. ఒప్పుకొని ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఏ ఎక్స్టెంట్కి ఉంది, ఏ విధంగా ముందుకు పోదామని చెప్పి మనం నిర్ణయాలు తీసుకుందాం. And the moment I say this, the people in the BJP, the leaders of the BJP, the Prime Minister suddenly start to say that I am dividing the country.
నేను ఇది మాట్లాడగానే బీజేపీ నాయకులు ప్రధానమంత్రి కూడా నేను దేశాన్ని విభజించే ప్రయత్నం చేస్తున్నానని నా మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. Since when has revealing the truth of this country divided this country? దేశం గురించి నిజం చెప్తే అది దేశాన్ని విభజించడమా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను. All we are saying is let us explore the truth. నేను అంటున్న ఒకటే, మనం నిజం పరిశీలించాలి, నిజం తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. Foundation of all our religions is truth. Foundation of all our religions is ahimsa. All we are saying is let us explore the truth of discrimination. అన్ని మతాల్లో ఉన్న విషయం మనం నిజంతో పోవాలని, మనం ఈ విషయంలో కుల విషయంలో కూడా నిజం తెలుసుకొని ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. First of all, let us find out how many Dalits, how many OBCs, how many Adivasis, how many minorities, how many general caste, how many women there are in this country. మనము ఈ సెన్సస్ ద్వారా ఎంతమంది దళితులు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఆదివాసులు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఓబీసీలు ఉన్నారు, ఎంతమంది మహిళలు, ఈ వివరాలన్నీ కనుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది. After that, let us find out how is wealth distributed in this country. అది చేసిన తర్వాత तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए वसीतर इंतजाम किए थे, जिन्होंने मंगल को रियासत में जातों के सर्वे पर पार्टी के कायदीन को मुखातिब किया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोकसभा में अपोजिशन लीडर के इस्तकबाल के लिए पोस्टर्स, बैनर्स और फ्लेक्सीज लगाए गए थे। ट्रैफिक जंक्शंस, फ्लाईओवर्स और दूसरे मकामात को पार्टी के परचमों, बैनरों और फ्लेक्सी से सजाया गया था, जिनमें राहुल गांधी, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर सोनिया गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती यूनिट के सदर बी महेश कुमार गौड़ की तस्वीर आवेजा थी। महेश कुमार गौड़ के ये बहैसियत सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तकर्रुर के बाद राहुल गांधी और दूसरे कायदीन का ये पहला दौरा हैदराबाद था, इसलिए उनका सुर्ख कालीन के साथ खैर मकदम किया गया। बेगमपेट एयरपोर्ट के अतराफ भी कई फ्लेक्सीज और होर्डिंग्स लगाए गए थे, जहां राहुल गांधी दूसरे कायदीन के साथ 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे थे। मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय ने खुलेआम कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के तेलंगाना के लिए पार्टी की 6 जमानतों को पूरा करने के अज़्म पर सवाल उठाया और उन्हें बराह रास्त जवाब देने का चैलेंज दिया। उनका यह तबसरा मंगल को हैदराबाद में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत ज़ात की मरदमशुमारी के मुशावरती इजलास में राहुल गांधी की तयशुदा शिरकत से पहले आया। रुद्रंगी में मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए कांग्रेस की मुहिम के इश्तिहारात गुमराहकुन हैं। ये सवाल करते हुए कि कांग्रेस ने रियासत में क्या हकीकी कामयाबियां हासिल की। उन्होंने कांग्रेस पर मजीद इल्ज़ाम लगाया कि वो अवामी मफाद की खिदमत करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस के एक सीनियर लीडर के रिश्तेदार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मूसा नदी प्रोजेक्ट को बहाल करने का मंसूबा बना रही हैं। ఎంత నిర్జగా నిసుగా అబద్దాలు ఆడతారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళంటే, సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోటో పెట్టుకుని మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో మహారాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేయడానికి మహారాష్ట్ర పేపర్లో యాడ్స్ ఇస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చినట్టుగా మహారాష్ట్రలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేమని చెప్పి హామీలు ఇలా పోయి పేపర్ యాడ్స్ ఇచ్చే స్థాయికి దిగజారంటే ఇంతకంటే మూర్ఖత్వం ఇంకోటి కాదు. ఇవాళ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే హిమాచల్ పేరు చెప్పి కర్ణాటకలో గెలిచారు, కర్ణాటక పేరు చెప్పి తెలంగాణలో గెలిచారు. ఇగో యాడ్స్ ఇచ్చారు. ఇగో తెలంగాణ పైసలు తీసుకుపోయి మహారాష్ట్ర యాడ్లకు పెడుతున్నారు. వీళ్ళు తెలంగాణ పైసలు తీసుకుపోయి మహారాష్ట్ర యాడ్లకు పెడుతున్నారు. ఇక్కడ 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసే దమ్ములకు లేదు, ఆ ఆలోచన లేదా, సోయలో లేరు వీళ్ళు. ఇవాళ కేసీఆర్ గిట్నే చేసిండు. ఇక్కడ పైసలను తీసుకుపోయి పంజాబ్ రైతులకు పెట్టిండు. ఇక్కడ రైతులకు రైతు బంధు ఇవ్వకుండా, ఇక్కడ రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు ఇవ్వకుండా మోసం చేసి నష్టపోయిన రైతులు ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయకుండా, కొనుగోలు సరిగా చేయకుండా, ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకుండా ఇక్కడ రైతులను నిష్పెట్టి పంజాబ్ పోయి చెక్కులు ఇచ్చేసి తెలంగాణ పైసలు తీసుకుపోయి ఆడబెట్టేసేయండి. ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇక్కడ పైసలు తీసుకుపోయి వాళ్ళ ఆధినాయకత్వానికి కప్పం కడుతున్నది. ఈ పైసలు తీసుకుపోయి ఇట్లా రాష్ట్రంలో మహారాష్ట్రలో ఎన్నికల వీళ్ళు ఒడిచినట్టు వీళ్ళు వీకినట్టు పోయి అక్కడ ఆశిస్తున్నారు వీళ్ళు. నేను అడుగుతున్న ఈ యాడ్ లోపట
ఇవాళ సాక్షాత్తు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి మొన్న చెప్పాడు 22 లక్షల మందికి ఇంకా 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయాల్సి ఉంది అని చెప్పి. అది ఎందుకు పెట్టలే? రుణమాఫీ ఏ మంది కొడుతున్నారు? 2 లక్షలు. वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इंतबाह दिया कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद के वेंगलराव नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि फूड सेफ्टी के मामले में हर ओहदेदार को जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देने की ज़रूरत है। हुकूमत के क़वायद के मुताबिक कारोबार करने वालों को हुकूमत की मुकम्मल मदद रहेगी। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स में बच्चों को मियारी ग़िज़ा सरबराह न करने वाले इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से होटलों और फूड स्टॉल्स और हॉस्टल्स में गैर मियारी ग़िज़ा सरबराह की जा रही है, जिसकी वजह से अवामी सेहत मुतासिर हो रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मंगल को कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के मसाइल और मुश्किलात हल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान पार्टी ने इंतखाबात के दौरान अवाम बशमुल ऑटो ड्राइवर्स को दिन में तारे दिखाए थे, लेकिन कामयाबी के बाद उनसे दगाबाजी की गई। मंगल को धरना चौक पर तमाम सियासी जमातों से मलका ऑटो ड्राइवर यूनियनों की जानिब से मुनज़्ज़म करदा धरने को मुखातिब करते हुए केटीआर ने निशानदही की कि तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद तकरीबन 6,50,000 ऑटो ड्राइवर्स परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि कांग्रेस हुकूमत इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर देगी कि ऑटो ड्राइवर्स खुदकशी के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान ऑटो ड्राइवर्स रोज़ाना तकरीबन 2,000 रुपये कमाया करते थे, लेकिन अब उन्हें मुश्किल से 200 ता 300 रुपये की आमदनी भी नहीं हो रही है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। కొత్తగా చేస్తున్న డిమాండ్లు కూడా ఏం లేవు. ఇదే ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట. మహాలక్ష్మి పథకం పెడతామన్నారు. మనం మహాలక్ష్మి పథకానికి ఏం ఖిలాఫ్ లేం. నిజంగా చెప్పాలంటే మహాలక్ష్మి పథకం ఇంకా ఆడపిల్లలు కూడా బస్సులలో కొట్టుకోకుండా చేయండి, కావాలంటే బస్సుల సంఖ్య కూడా పెంచుండ్రి. మన ఆడబిడ్డలు కొట్లాడుకుంటే మనకు కూడా మంచిది కాదు, మనకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ మరి ఎవరైతే ఆటో డ్రైవర్లకు మీరు ఇచ్చిన మాటలు, ఆటో యూనియన్లకు మీరు ఇచ్చిన మాటలున్నాయో మీరే ఇచ్చినారు. ఏమన్నారు మీరు? 12,000 రూపాయలు ఇస్తాం సంవత్సరానికి అన్నారు. ఆ 12,000 సరిపోవు, మాకు నెలకు ఖచ్చితంగా 5,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆటో డ్రైవర్లు అడుగుతా ఉన్నారు. తప్పకుండా వారికి మీరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 12,000 ఇవ్వండి. ఇతోధికంగా మానవత్వంతో స్పందించి గతంలో ఆటోలో తిరిగిన రాహుల్ గాంధీ ఏ ముచ్చటనైతే చెప్పిండో దాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మీరే అన్నారు సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ఆటోలు నడుపుకునే అన్నదమ్ములకు, అదేవిధంగా అసంఘటిత రంగంలో ఉండే కార్మికులకు, రవాణా రంగంలో ఒక సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలి. రాబోయే బడ్జెట్లోనన్నా దానికి డబ్బులు పెట్టాలని చెప్పి వాళ్ళ మా ఆటో అన్నదమ్ములు గట్టిగా మీ చప్పట్లు ముఖ్యమంత్రికి వినబడాలా, ప్రభుత్వానికి వినబడాలా. మీ సీటీలతోని సెక్రటేరియట్ లో ఉండే అధికారులు కూడా తప్పకుండా స్పందించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने दावा किया कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत को जामे तरक्की दी थी, जिसके नतीजे में रियासत के हर इलाके में ज़मीन की कीमतों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि आज रियासत के किसी भी कोने में 1 एकड़ ज़मीन 15 ता 20 लाख रुपए से कम नहीं है, लेकिन कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से रियल स्टेट की सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं। उन्होंने आज हैदराबाद के श्रीनगर कॉलोनी में तेलंगाना रियल्टर्स फोरम के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जदोजहद अराजी के लिए कई तहरीकें चली थी। हर इंसान की ज़िंदगी ज़मीन के अतराफ घूमती है। ज़मीन के बगैर इंसान का रहना मुश्किल होता है। ज़मीन की कीमत काफ़ी होती है, जिसकी वजह से इंसानों के दरमियान इस मामले में कई तनाज़ात और झगड़े पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से कबल इस बात की क़यास आराइयाँ की गई थी कि नई रियासत की तश्कील पर तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद और उसके अतराफ़ के इलाकों में
ज़मीन की कीमतों में काफ़ी गिरावट आएगी, लेकिन ये तमाम क़यास आराइयाँ झूठी साबित हुई। हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी, मेडचल और रियासत के दीगर मकामात पर गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान ज़मीनों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। इसकी अहम वजह पेशरफ वीआरएस हुकूमत के तरक्याती काम और शहरी और दही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़रोग है। ఉన్నదాన్ని మంచిగా చేతుల బంగారు పల్లెంలో తయారు చేసి ఇస్తే ఆయన ఏం చెప్పిండు ముఖ్యమంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి కాక మునుపు ఇట్లేమో టీవీ ఛానల్ పిలిచింది ఆయన. పిలిస్తే ఆయన ఏం చెప్పిండు రేవంత్ రెడ్డి ఆ రోజు, మరి మీరు వస్తే రియల్ ఎస్టేట్ ఏం చేస్తారు సార్ అని అడిగిన. అడిగితే ఆయన ఏమన్నాడు ఎరికేనా, నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక్క విద్య రియల్ ఎస్టేట్. ఇది రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాట. నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక్క విద్య రియల్ ఎస్టేట్, నాకంటే ఎవరికి తెలుసా రియల్ ఎస్టేట్ అన్నాడా లేదా? వాళ్ళు అడిగిన, సరే ఇది బాగానే ఉంది సార్, మరి రియల్ ఎస్టేట్ నువ్వేమో ఉద్ధరిస్తావేమో, మరి నువ్వు ఎన్నడూ మంత్రి పదవి కూడా చేయలేదు కదా సార్, మరి ఎట్లా నడుపుతావు రేపు ప్రభుత్వాన్ని అన్నారు. మంత్రి పదవి ఏముందా, ముఖ్యమంత్రి పదవి గుంపు మేస్త్రి లెక్క. ఇది ఆయన అన్నమాట. నేను అనుకుంటే కరెక్టే కావచ్చు. ఇప్పుడు కొన్ని కామన్ సెన్స్ తో కూడా నేను చేయొచ్చు కొన్ని పనులు. కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఇదివరకు ముఖ్యమంత్రి పదవి చేయలేదు, కానీ అవకాశం వస్తే అద్భుతంగా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు. అట్లా ఈయన కూడా అదృష్టవంతుడు, చిన్న వయసులో వచ్చింది, రియల్ ఎస్టేట్ గురించి బాగానే అవగాహన ఉంది, చేసుకుంటాడేమో నేను కూడా అనుకున్నాను. 11 నెలల నుంచి చూస్తా ఉన్నా, 11 నెలల నుంచి చూస్తున్నా. ఒక్కటంటే ఒక్క పాజిటివ్ నిర్ణయం లేదు. ఒక్కటి ఏదన్నా ఒక్కటి మంచి నిర్ణయం ఉండాలి కదా. రాగానే కేసీఆర్ గిట్లకెళ్ళి రైలు పెట్టిండు, నేను ఇది రద్దు చేస్తా. కేసీఆర్ అక్కడ ఫార్మాసిటీ అన్నాడు, దాన్ని రద్దు చేస్తా. కేసీఆర్ ఆనవాళ్ళు లేకుండా చేస్తా. హైడ్రా కూడా చెప్పన్నా, హైడ్రా ఏం హైడ్రా అంటే నేను అడుగుతున్నా. నాకు విచిత్రం అనిపించేది ఒకటే, అంటే తెలంగాణ గురించి అవగాహన లేని వాళ్ళు, ఇక్కడ పరిస్థితుల గురించి అవగాహన లేని వాళ్ళు చేసుకునే ఆలోచనలు. హైడ్రా ఏంటిది అసలు? మేము లేమా ఇదివరకు గవర్నమెంట్లో? మేము పెట్టలేదు, ఆ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ అని పెట్టినాం, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ విజిలెన్స్ వింగ్ అని పెట్టాం. దానికే పేరు మార్చి ఇంకొద్దిగా పెద్దగా తయారు చేసి హైడ్రా అని తయారు చేశారు. సరే, హైడ్రా మంచి ఉద్దేశంతో చేస్తే పర్వాలేదు, కానీ ఏం చేసిండ్రు? సడన్గా వచ్చి కరెక్ట్ 100% అదే బ్లాక్. तेलंगाना के साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक खुला खत लिखा, जिसमें प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा को कल से शुरू होने वाले रियासती ज़ेर क़यादत ख़ानदानी सर्वे से खारिज करने का मुतालबा किया गया। हरीश राव ने रोशनी डाली के सर्वे में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा को शामिल करने का फैसला राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ है, जो गैर तालीमी फ़राइज़ के लिए असातिज़ा के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाता है। रियासती हुकूमत का मंसूबा है कि सर्वे में 36,559 सेकेंडरी टीचर्स और 3,414 हेडमास्टर्स की खिदमात को 1 नवंबर को महकमा तालीम के लिए जारी करदा हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। हरीश राव के मुताबिक यह फैसला तालीमी जवाबित की खिलाफ वर्जी है। सर्वे की सरगर्मियों में असातिज़ा की शमूलियत की वजह से क्लासेस सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ आधे दिन तक महदूद रहेंगी। तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी मंगल को नामपल्ली कोर्ट में बीजेपी लीडर एनवीएस प्रभाकर के खिलाफ दायर हतक इज्जत के मुकदमे के सिलसिले में पेश हुई। यह मुकदमा इस साल के शुरू में प्रभाकर के इल्ज़ामात से दाखिल हुआ था, जिसमें दीपा दास मुंशी पर रिश्वत लेने और कांग्रेस कायदीन के लिए ओहदे और इंतखाबी टिकट हासिल करने के लिए लग्जरी कार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया गया था। फरवरी 2024 में प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि दीपा दास मुंशी इन गैर अखलाकी तरीक़ों में मुलविस हैं और दीपा दास मुंशी ने 7 जून 2024 को हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया था और ये दावा किया कि उनके तबसरों से उनकी साख को नुकसान पहुंचा। दीपा दास मुंशी ने एनवीएस प्रभाकर से 10 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा किया है, जिसे उसने बेबुनियाद और जारहाना इल्ज़ामात करार दिया था। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने तालीमी साल 2024-25 के सालाना इम्तिहान की फ़ीस की अदायगी का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड के अहदेदारों ने बताया कि 6 नवंबर से 26 नवंबर तक इम्तिहानी फ़ीस अदा की जा सकती है। 100 रुपये लेट फ़ीस की अदायगी 4 दिसंबर तक अदा की जा सकती है। इसी तरह 500 रुपये जुर्माने के साथ 12 दिसंबर, 1000 रुपये जुर्माने के साथ 18 दिसंबर को और 2000 रुपये जुर्माने के साथ 27 दिसंबर तक भी फ़ीस अदा की जा सकती है। अहदेदारों ने मजीद बताया कि इंटर साल अव्वल जनरल तलबा के लिए 520 रुपये और साल अव्वल वोकेशनल के तलबा के लिए 750 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने ऐलान किया कि मौजूदा रुकावटों की वजह से नए मेट्रो कोचेस को लाना मुश्किल है और हैदराबाद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नागपुर से मेट्रो कोचेस को किराए पर लिया जाएगा।
हालिया ऑपरेशनल मसाइल को हल करते हुए एनवीएस रेड्डी ने तस्लीम किया कि तकनीकी खराबियां कभी कभार मेट्रो खिदमात में खलल डालती हैं, जिसे मीडिया अक्सर नुमाया करता है। एनवीएस रेड्डी ने वजाहत की कि कई अवामिल ने हैदराबाद मेट्रो के मुनाफे को कई सालों तक मुतासिर किया। उन्होंने नोट किया कि पिछले 8 सालों में मेट्रो ने नए कोचेस शामिल नहीं किए, जिसकी वजह से हैदराबाद हिंदुस्तानी मेट्रो नेटवर्क्स में 90 नंबर पर चला गया है। ताहम फेज़ 2 की तकमील के साथ हैदराबाद मुमकिना तौर पर मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से दूसरे मकाम पर पहुंच सकता है। When we envisaged Hyderabad Metro Rail, and this is the only successful public-private partnership metro mass transit system anywhere in the world. At the time, when we were preparing the documents for bid process, Manual of Specifications and Standards, MSS, was an important technical document to keep everybody on the same platform. We wanted there, at the time, we were envisaging technology neutrality. Technology is going to transform the whole history of mankind, how things used to be, okay, when we had this kind of a wallet. Now I think we have to throw it out. Okay. रियासत में आइंदा साल के अवाइल में होने वाले तेलंगाना कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के करीमनगर, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए एक डीएसपी गंगाधर ने अपने ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया। चंद दिन कबल इस हल्के से इंतखाब में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद असिस्टेंट प्रोफेसर पल्ली हरि कृष्णा ने अपने ओहदे से इस्तीफा पेश कर दिया था, जो सिद्दीपेट जिले के गजवेल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे। हरि कृष्णा का ताल्लुक करीमनगर जिले के बोयनपल्ली मंडल से है, जो आने वाले ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में मुकाबला करने का ऐलान कर चुके हैं। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि वो किस पार्टी की तायद के साथ मुकाबला करेंगे। ताज़ा तौर पर डीएसपी के ओहदे से मुस्तफ़ी होने वाले गंगाधर का ताल्लुक निजामाबाद ज़िले के आरमूर से है। बताया गया कि वो 22 साल की उम्र में पहली कोशिश में ही महकमे पुलिस में एसआई के तौर पर मुंतखब हुए थे। उनकी खिदमात पर उन्हें कई अवार्ड भी हासिल हुए। अब तक गंगाधर को 200 से ज़्यादा अवार्ड हासिल हुए। बताया गया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे सवालात के अफशा के केस में तहकीकात में वो भी शामिल थे। फिलवक्त वो अपने ओहदे से इस्तीफा पेश करते हुए अमली सियासत में कदम रखने का फैसला कर चुके हैं। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जारिया माह नवंबर और आइंदा माह दिसंबर में बड़े पैमाने पर शादियां होंगी, जिनका मुहूर्त इन दोनों महीनों के दौरान देखा जा रहा है। पुजारियों ने कहा कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में शादियों के लिए शुभ मुहूर्त 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18 है, जबकि दिसंबर के महीने में 4, 27, 25, 23, 21, 20, 18, 5, 6, 7 और 8 तारीख शादियों के लिए मौजू और शुभ मुहूर्त वाली हैं। 2 महीनों में जुमला 24 शुभ मुहूर्त हैं। नतीजतन नवंबर के महीने के तमाम तारीखों पर फंक्शन हॉल पहले से ही मुकम्मल बुक हो चुके हैं। इन 2 महीनों में दोनों रियासतों में कई जोड़ों की शादियां होंगी। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास 11 नवंबर को शुरू होगा। रियासती हुकूमत उसी दिन सुबह 10 बजे सालाना बजट पेश करेगी। तेलुगु देशम की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत के लिए एक अहम पेशरफ्त है, जो 4 माह कबल तश्कील दी गई थी। मौजूदा वोट ऑन अकाउंट बजट नवंबर के आखिर में ख़त्म होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत इजलास के पहले दिन एक जामे बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। बजट पेश करने के बाद असेंबली इजलास कम से कम 10 दिनों तक जारी रहने की तवक्को है। आंध्र प्रदेश के डीजीपी द्वारका तिरुमल राव ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण के पुलिस के तर्ज अमल से मुतालिक हालिया रिमार्क्स का जवाब देते हुए महकमे में माजी की गलतियों को तस्लीम किया और इस बात की तस्दीक की कि इस्लाही इक़दामात उठाए गए हैं। मंगल को अनंतपुर में एक प्रोबेशनरी डीएसपी पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही, जहां वो वज़ीर दाखिला वंगलापुडी अनीता के हमराह थे। राव ने इंसाफ और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमे के अज़्म का खाका पेश किया। अपने खिताब के दौरान डीजीपी ने कहा कि सख्त नज़्म ज़ब्त और तहफ़्फ़ुज़ के पुलिस के नज़्म-उल-ऐन पर जोर दिया। इस बात की यकीन दहानी कराई कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पुलिस आईनी हुदूद में सख्ती से काम करती है। 5 సంవత్సరాలుగా మాకు ఒక్క రూపాయి కూడా పోలీసు వెల్ఫేర్కి గ్రాంట్ రాలేదు. ఆ విషయాన్ని దృష్టి తీసుకెళ్ళాం సార్. మేము ఇంతకుముందు 14-19 మధ్యలో ప్రతిసారి కూడా పోలీస్ కమమరేషన్ డే అప్పుడు మాకు గ్రాంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు.
వెల్ఫేర్కి మెన్కి సంబంధించిన విషయం అది వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించినటువంటి ఆరోగ్య విషయం అయితేనే ఇంకో విషయం అయితేనేమి नामालूम अफराद ने शहर हैदराबाद के नवाहा इलाके शमशाबाद के एयरपोर्ट कॉलोनी में मंदिर में दाखिल होकर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। ये वाकया मंगल की सुबह उस वक्त मंजर आम पर आया जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर पहुंचा। उसने मंदिर में मूर्तियों को टूटा हुआ पाया। पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया कि अशरार मंदिर की गेट खोलकर अंदर दाखिल हुए और पत्थरों के जरिए मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। इस वाक़े पर मकामी बीजेपी लीडर वहां पहुंचे, जिन्होंने इस वाक़े की मजम्मत की। पुलिस ने एयरपोर्ट कॉलोनी इलाके में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। मकामी अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। निर्मल के महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। तालिब इल्म की शिनाख्त फैयाज हुसैन उर्फ अयान की हैसियत से हुई। अयान की मौत पर उनके घर वालों और रिश्तेदारों ने स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कौमी शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल ज़िले के दिलावरपुर मंडल के मौजू लोलम से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल अयान आज स्कूल के अहाते में चकरा कर गिर गए। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक रोज़ाना की तरह अयान आज फुटबॉल खेल रहे थे। इसी दौरान वो चकरा कर गिर गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। इस वाक़े की इत्तला पाकर ज़िला एसपी निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मा ने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल निर्मल पहुंचकर वाक़े की तफसीलात हासिल की। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद के मधुरा नगर इलाके में एक खातून के साथ इज्तिमाई असमत रेजी का वाक़या पेश आया। खातून घरेलू मुलाजिमा बताई गई, जो मुख्तलिफ घरों में काम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारती है। पीर की रात 3 नौजवानों ने उस खातून को सड़क पर तनहा देखकर उसे मकान में कपड़े धोने के लिए ले गए, जहां उन तीनों ने खातून को डरा धमका कर उसकी असमत रेजी की। बाद अज़ां उसे बाहर छोड़ दिया। नीम बराना हालत में खातून को मकामी अफराद ने कपड़ों का इंतजाम किया और उसे मधुरा नगर पुलिस स्टेशन तक पहुँचाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। अफजलगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 घंटों के अंदर ही अगवा के एक मुअम्मे को हल करते हुए न सिर्फ बच्चे को आज़ाद करवा लिया, बल्कि अगवा कुरिंदा को गिरफ्तार भी कर लिया। इसका ताल्लुक वरंगल से बताया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन बी बालास्वामी ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि इस सिलसिले में शेख जावेद नामी मजदूर को मंगल को डबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो मुगविया बच्चे के साथ एक ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था। एक परेशान कुन वाक़े में सूर्यापेट जिले के मोटी मंडल के गांव रामपुर में एक सरकारी स्कूल टीचर को स्कूल के अहाते में नशे की हालत में और सोते हुए पाया गया। टीचर, जिसकी शिनाख्त उपेंद्र के नाम से हुई है, मुबैना तौर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा और बाद में वहीं सो गया। उस्ताद के रवैये से हैरान तालिब इल्मों के वालिदैन ने इस वाक़े की वीडियो फुटेज हासिल की और मकामी तालीमी हुक्काम को बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। वालिदैन ने असातिज़ा की तर्ज अमल पर तशवीश का इजहार किया और तुलबा के तालीमी माहौल पर पड़ने वाले असरात को उजागर करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। एक अफसोसनाक वाक़े में बालाजी नगर की राजू कॉलोनी में एक खातून ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली, जो अपने बेटे की पढ़ाई पर तवज्जो ना देने और माली दबाव से परेशान थी। इस खातून की शिनाख्त 39 साला गाउडी पुष्पालता के तौर पर की गई। इनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक पुष्पलता का दूसरा बेटा, जो इंटरमीडिएट का तालिब इल्म है, कॉलेज जाने से गुरेज करता था और अक्सर घूमता फिरता पाया जाता था, जिसकी वजह से वो और उसके शोहर के दरमियान अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इन मसाइल को बढ़ते हुए देखकर इस खातून ने ये इंतहाई इक़दाम किया। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 5 किसान जख्मी हो गए। यह हादसा ज़िले के माधवापुरम के करीब उस वक्त पेश आया जब कौमी शाहराह 65 पर बेकाबू कार ने राहगीर किसानों को टक्कर दे दी। इस हादसे में 5 किसान जख्मी हो गए, साथ ही कार ने बाइक को भी टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार भी जख्मी हो गया। जख्मियों को इलाज के लिए सूर्यापेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।